हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 12 का 7वां काव्य बादल को घिरते देखा है के बारे में पढ़ेंगे। इसके कवि नागार्जुन है और हमारे जो कवि है वो तिब्बत यात्रा के दौरान हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन करते हैं। कवि को हिमालय के पर्वत, उसके शिखर, उसके ऊपर छाए हुए बादल, वहाँ का मानसरोवर और मानसरोवर के अंदर सुनहरे कमल के फूल खिले हैं, उसके ऊपर ओस की बूंदें गिरी है, उसका वर्णन किया है। मानसरोवर में बहुत ही सुंदर हंस तैर रहे हैं, उसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा उन्होंने चकवा और चकवी जो पक्षी आते हैं, वो चकवा और चकवी पक्षी के रात्रि विरह और सुबह को होते ही उनके मिलन का वर्णन भी यहाँ पर किया है। विद्यार्थी मित्रों, ये प्राकृतिक वर्णन का काव्य है और हमारे कवि नागार्जुन ने बहुत ही सरलता से इस काव्य को समझाया है। तो आइए हम इस काव्य के भावार्थ को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इसके शब्दों को समझना, इसके समानार्थी शब्द ध्यान रखना और फिर इसका भावार्थ सरलता से आपकी समझ में आएगा। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। शब्दार्थ ध्यान रखना पहले। अमल, अमल का अर्थ है निर्मल, धवल का अर्थ है सफेद, गिरी का मतलब है पहाड़ और शिखर यानी पर्वत की चोटी। देखिए कवि क्या कहते हैं। कवि हिमालय पर्वत के सौंदर्य का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि मैंने अमल यानी निर्मल, धवल यानी सफ़ेद, निर्मल और सफ़ेद बर्फ से आच्छादित पर्वत की चोटियों पर बादलों को घिरते हुए देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, उसके बाद देखिए तुहिन, तुहिन यानी बर्फ, तुषार भी कह सकते हैं और बर्फ भी कह सकते हैं। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। देखिए आगे कवि कहते हैं कि मैंने बादल से छोटे छोटे मोती जैसे शीतल और बर्फीले पानी के कणों को मानसरोवर झील में कमल के खिले हुए सुनहरे फूलों पर गिरते देखा है। कमलों को स्वर्णिम कहा है, सुनहरे कमल कहा है और वो स्वर्णिम कमल कहाँ खिले हैं? मानसरोवर के अंदर। तो जो छोटे छोटे मोती जैसे शीतल और बर्फीले पानी के कण उस मानसरोवर के अंदर सुनहरे कमल के ऊपर गिरते हुए कवि ने देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि मैंने शिखरों पर बादलों को घिरते हुए देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। कवि कहते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों में कई छोटी बड़ी झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिस तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बहुत ही सुंदर वर्णन है। कवि कहते हैं कि मैंने हिमालय की पहाड़ियों में कई छोटी बड़ी झीलें हैं वो देखी है। उनके श्यामल नील सलील में, श्यामल हल्का सा काला, नील यानी नीला, सलील यानी पानी। कवि कहते हैं कि मैंने हल्के काले और नीले जल में पावस की उमस से आकुल, उमस से व्याकुल होकर आए हुए हंसों को तीरते देखा है,
हंसों को पानी में तैरते हुए देखा है। तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते। देखो ये वाक्य याद रखना। तिक्त मधुर, तिक्त मतलब तीखा, मधुर मतलब मीठा, बिस्तंतु कमल नाल के जो तंतु होते हैं, कमल के अंदर के तंतु, उसको बिस्तंतु कहते हैं। हंस क्या खोज रहे हैं? फिर से एक बार ध्यान देना। कवि कहते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों में कई छोटी बड़ी झीलें हैं। इन झीलों के काले और नीले जल में वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल होकर आए हुए हंसों को मैंने अपनी तपन मिटाने के लिए तैरते हुए पानी में कमलनाथ के तीखे और मीठे तंतुओं को खोजते हुए देखा है। बादल को घिरते देखा है। मैंने शिखरों पर बादलों को घिरते हुए देखा है। यहाँ जो वर्णन है, कवि ने जो वर्णन किया है हंसों का, कि जो कमल है वो सुनहरे रंग के हैं, उसके अंदर मानसरोवर में जो हंस है वो पावस की ऋतु की जो उमस होती है, गर्मी होती है, उससे बहुत ही कष्टदायी है, और शीतलता प्राप्त करने के लिए वो हंस मानसरोवर के पानी में तैर रहे हैं और तिक्त मधुर बिस तंतु खोज रहे हैं, तीखे और मीठे तंतुओं को खोज रहे हैं। ऋतु वसंत का सुप्रभात था। वसंत ऋतु, सुप्रभात यानी सुबह, अच्छा प्रभात। मंद मंद था अनिल बह रहा। अनिल पवन, मंद मंद हल्का हल्का, हल्का हल्का पवन बह रहा था। कवि सरोवर के किनारे सुनहरे प्रभात का वर्णन करते हैं। ये जो ऋतु है वो वसंत की ऋतु है। वसंत की ऋतु की सुबह का वर्णन कर रहे हैं। मंद मंद शीतल हवा चल रही थी। बालारुण की मृदु किरणें थी। बालारुण, बाल वत्ता अरुण, अरुण का मतलब है सूरज। बालारुण का मतलब है सुबह का सूरज। मृदु, मृदु यानी कोमल, मुलायम। सुबह का जो सूरज होता है उसकी मुलायम किरणें थी। चारों तरफ वो कोमल किरणें फैली हुई थी। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। अगल बगल, आसपास, स्वर्णाभ, सोने की आभा वाला या सोने की चमक वाला। स्वर्ण यानी सोना, आभ मतलब चमक। स्वर्णाभ का मतलब है सोने की चमक वाला। शिखर, पहाड़ की जो चोटी होती है वह। पहले शब्दार्थ समझ लेना। स्वर्णाभ यानी सोने की आभा या चमक वाला। एक दूसरे से विरहित हो। विरहित यानी विरह में, एक दूसरे से अलग होकर, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल के चिर अभिशापित। निशा काल, रात्रि का समय। चिर, चिर मतलब बहुत, और अभिशापित जिसे शाप दिया गया हो। चिर अभिशापित यानी जिसे बहुत बड़ा शाप दिया गया हो, उसे चिर अभिशापित कहते हैं। बेबस उन चकवा चकई का। चकवा और चकई एक जल पक्षी है। ये जो पक्षी है उनको एक श्राप दिया गया है। ये चकवा और चकवी एक विचित्र प्रकार के पक्षी है और उन्हें एक दूसरे से अलग रहने का शाप मिला है कि जैसे ही सूर्यास्त हो, चकवा और चकवी दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और पूरी रात दोनों
क्रंदन करते हैं, रोते रहते हैं एक दूसरे से विरह में। लेकिन फिर जैसे ही सुबह होती है तो उनका शाप पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है, और फिर से ये दोनों पक्षी एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो चकवा और चकवी के बारे में ये एक किंवदंती है, एक कल्पना है, एक कहानी है ऐसी कि चकवा और चकवी दोनों को पूरी रात एक दूसरे से अलग रहने का शाप मिला हुआ है, और ये पूरी रात एक दूसरे से अलग होकर रोते रहते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होता है तो सुबह होते ही वो दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं, और उनका जो विरह है वो फिर मिलन में बदल जाता है। तो बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, क्रंदन यानी रोना, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। शैवाल यानी जो पानी के अंदर लील जिसको बोलते हैं, शैवाल। हरी दरी यानी हरे रंग के मोटे सूतों से बना एक बिछौना होता है, जिसे हम अपने शब्दों में सतरंजी कहते हैं, बिछाने का जो आता है वह। तो यहाँ पर पानी के ऊपर ऐसी हरी दरी बिछी हुई है, ऐसा लगता है पानी। देखिए अब फिर से इसका भावार्थ। ऋतु वसंत का सुप्रभात था। कवि सरोवर के किनारे वसंत ऋतु के सुंदर प्रभात का वर्णन कर रहे हैं। मंद मंद था अनिल बह रहा, मंद मंद शीतल हवा बह रही थी। बाला रुण की मृदु किरणें थी, बाल सूर्य की कोमल किरणें चारों ओर फैल रही थी। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, आसपास जो शिखर है उन पर ये सूरज का सुनहरा प्रकाश पड़ रहा है, इसलिए वो शिखर भी स्वर्णाभ हो गए हैं, सुनहरी आभा वाले हो चुके हैं। इसलिए ये शिखर सुनहरी आभा से चमक रहे थे। और ये शिखर कहाँ है? अगल बगल आसपास में ही है। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। चकवा और चकवी का वर्णन है यहाँ पर कि चकवा और चकवी को पूरी रात एक दूसरे से अलग रहने का, विरहित यानी अलग रहने का शाप मिला है। पूरी रात दोनों को एक दूसरे से अलग होकर बितानी है। निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। सुबह होते ही उन विरह विवश चकवा और चकवी का क्रंदन, रोना बंद हो गया, क्योंकि चकवा और चकवी को रात्रि के समय एक दूसरे से अलग रहने का शाप मिला हुआ है, इसलिए ये पूरी रात एक दूसरे से अलग रहकर बिताते हैं। लेकिन सुबह होने पर उनका शाप, जो प्रभाव है शाप का, वो खत्म हो जाता है, और फिर ये जो जोड़ा है चकवा और चकई का, वो फिर एक दूसरे से मिलता है, इसलिए उनका रोना बंद हुआ क्रंदन, उनका रोना बंद हो जाता है। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि मैंने उन महान सरोवर के तट पर, उसके किनारे पर शैवालों जैसी हरी मखमली दरी पर चकवा और चकवी के प्रणय को फिर से मैंने छिड़ते देखा है। मैंने पर्वत शिखरों पर बादल को गिरते हुए देखा है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ ये काव्य पूरा होता है। एक बार इसको समानार्थी शब्दों के साथ, इसमें शब्द समूह भी आ रहे हैं, उसको भी ध्यान रखना, और फिर से एक बार बहुत ही ध्यान से इसका भावार्थ समझ लेना। इसके बाद शब्दार्थ है। शब्दार्थ में बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है जो बोर्ड में पूछे जाए ऐसे हैं, उस पर ध्यान देना। स्वाध्याय देखते हैं आगे।
विकल्प है। विकल्प में पहला है, कवि ने अमल धवल गिरी के शिखरों पर किसको घिरते देखा है? तो कवि ने अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। कवि ने छोटे छोटे मोती जैसे कणों को मानसरोवर में कहाँ पर गिरते देखा? तो छोटे छोटे मोती जैसे कण स्वर्ण कमल पर गिरते हुए देखा है। जब बादल को घिरते देखा तब किस ऋतु का प्रभाव था? वसंत ऋतु का। कवि ने मानसरोवर के श्याम नील सलिल में किसको तैरते देखा है? हंसों को। इसके बाद एक एक वाक्य में प्रश्नोत्तर है। प्रस्तुत कविता किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो ये जो कविता है उसमें वर्णन क्या है? प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है, इसलिए प्रस्तुत कविता प्रकृति के सौंदर्य वर्णन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर है, इस कविता का रचना काल क्या है? तो कविता का रचना काल पावस ऋतु, पावस यानी वर्षा, वर्षा ऋतु है। तीसरा है, कवि ने कमल को किस रंग का बताया है? तो सुनहरे रंग का। और चौथा है, प्रस्तुत कविता में कवि ने किसका परिवेश प्रस्तुत किया है? तो यहाँ पर वर्णन कहाँ का है? हिमालय के मानसरोवर का, बराबर, और उसके आसपास जो पर्वत के शिखर है उसका वर्णन है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने हिमालय के मानसरोवर और पर्वत शिखरों का परिवेश प्रस्तुत किया है। 2-3 वाक्य में कविता के प्रथम चरण में क्या दृश्य है? तो प्रथम चरण में एक तो निर्मल और सफ़ेद बर्फ से आच्छादित पर्वत शिखर पर बादल गिराए हैं और मानसरोवर की झील में खिले हुए सुनहरे कमल के फूलों पर छोटी छोटी मोती जैसी शीतल बूंदें गिर रही है। दूसरा प्रश्न है, हंस किससे उबर कर शीतलता प्राप्त करने हिमालय पर आते हैं? तो पावस की ऋतु की उमस। अभी हाल में ये जो वातावरण है यहाँ का, ये उमस है। बारिश के जो बादल होते हैं उसकी जो गर्मी होती है उसको हम उमस कहते हैं। तो पावस की ऋतु की उमस बहुत ही कष्टदायक होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बादलों की। हंस पावस ऋतु की उमस से ऊब कर शीतलता प्राप्त करने हिमालय पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है, बासंती सुबह में सरोवर के किनारे शैवालों की हरी दरी पर किसके प्रणय कलह का दृश्य है? तो बासंती सुबह में सरोवर के किनारे शैवालों की हरी दरी पर चकवा और चकवी के प्रणय कलह का दृश्य है। दोनों पक्षी का नाम लिखना है, चकवा और चकवी। और चौथा है, कवि ने किरणों और शिखर को कैसा बताया है? तो कवि ने सुबह का जो बाल सूर्य की किरणें हैं उसका प्रकाश पहाड़ के शिखर ऊपर पड़ता है, इसलिए उसे सुनहरा बताया, स्वर्णाभ शिखर कहा है। और कवि ने किरणों को मृदु तथा शिखर को सोने की आभा जैसा बताया है। विद्यार्थी मित्रों, उसके बाद 5-6 पंक्तियों में है, वो आप ध्यान कर लेना। नैसर्गिकता यानी उसका प्राकृतिक वर्णन है सुंदरता का, बराबर। उसके बाद के जो प्रश्नोत्तर है वो थोड़ा ध्यान से लिख लेना, आशय स्पष्ट करना है। यहाँ पर ये काव्य पूरा हुआ। एक बार फिर से इस काव्य को भावार्थ के साथ, शब्दार्थ के साथ बहुत ही सरलता से आप लोग समझ लेना। थैंक यू।